हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो हमारा आज का टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एंड ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन है। इट इज़ द फिनोमिनन इन विच लाइट पासिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम गेट रिफ्लेक्ट बैक टू द डेंसर मीडियम। मीन्स आप किसी डेंसर मीडियम से लाइट को इंसिडेंट करवाओगे एंड दैट लाइट इज पासिंग फ्रॉम द डेंसर टू द रेयर मीडियम. So at a particular stage, if that light get reflect back into the same medium, that phenomenon is called as the total internal reflection. So now let's try to understand the TIR, total internal reflection. Let's suppose, students, this is air and this medium is water. As water is denser than air, so this is a denser medium here. Water का refractive index air से ज़्यादा है and air is a rarer medium. एंड हमने यहाँ पर अपना जो ऑब्जेक्ट है या जो सोर्स ऑफ लाइट है वो डेंसर मीडियम में लेके रखा है बिकॉज इट इज़ रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर TIR. सो लेट्स सपोज दिस इज आवर ऑब्जेक्ट देयर एंड देयर इज सम रे, इंसिडेंट रे, एंड आई ड्रॉ नॉर्मल देयर. सो नॉर्मल के साथ जो एंगल है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस. सो इफ देयर इज नो चेंज ऑफ मीडियम तो लाइट का जो पाथ होना था वो कुछ इस तरह से होना था. बट एज वी नो दैट देयर इज अ चेंज ऑफ मीडियम, सो यहाँ पर होगा रिफ्रैक्शन. सो लाइट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, सो इट मस्ट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. सो लाइक ये उसका पाथ होना था बट अब इसे बेंड होना है तो नॉर्मल की तरफ नहीं, नॉर्मल से अवे बेंड होगा लाइक दैट. सो मैं ग्रीन कलर से रिफ्रैक्टेड रे को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. सो हियर दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. सो दिस इज जस्ट अ सिंपल रिफ्रैक्शन फिनोमिनन जो हमने यहाँ पर किया है. लाइट इंसिडेंस हुआ है आई पे और रिफ्रैक्ट हुआ है आर पे. लाइट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम. सो हम बात कर रहे हैं TIR की. TIR में क्या होगा कि आपकी जो इंसिडेंट लाइट है अगर ये वापस इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होके आ जाती है तो उस फिनोमिनन को हम TIR कहते हैं. सो अब ये TIR किस तरह से यहाँ पर हो पाएगा. सो स्टूडेंट्स, जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करते जाएंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इंक्रीज करता जाएगा. सो एक पर्टिकुलर स्टेज आएगी जब आपके पास ये जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये कुछ इस तरह से होगा कि जो रिफ्रैक्टेड लाइट है वो सरफेस के अलोंग ग्रेज करने लग जाएगी. लाइक आपने अब धीरे धीरे एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करना स्टार्ट किया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इंक्रीज कर रहा है. सो पहले आपके पास एक स्टेज आएगी जिस पे एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे रिफ्रैक्टेड रे सरफेस के अलोंग चलेगी, इंटरफेस के अलोंग चलेगी, यानी कि यहाँ पर जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री है. सो जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे ऐसा होता है उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को कहा जाता है क्रिटिकल एंगल. सो यहाँ से अगेन ये ऊपर वाले डायग्राम को ही मैंने नीचे बनाया है बट आई एम इंक्रीजिंग दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस. सो आई इज इक्वल टू सी पे क्या हुआ कि रे आपका सरफेस के लॉन्ग चलने लग पड़ा. मीन्स यहाँ पर रिफ्रैक्शन का जो एंगल है वो 90 डिग्री है. तो जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे ये होता है उस एंगल को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं. सो ये है क्रिटिकल एंगल. सो आई एम जस्ट राइटिंग द डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल एंगल. It is that angle of incidence, it is that angle of incidence at which a refracted ray travels along the interface. या हम कह सकते हैं कि R is equal to 90 degrees. रिफ्रैक्शन एंगल इज 90 डिग्रीज. सो स्टूडेंट्स, ये हमारी पहली कंडीशन थी, मीन्स पहली पोजीशन थी. ये सेकंड था, हम इसी को ही इंक्रीज करते जा रहे हैं. अब C पे तो ये सरफेस के अलोंग चल रहा है, लेकिन जैसे ही हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को C से इंक्रीज करेंगे ये जो रे सरफेस के अलोंग चल रही है ये नीचे की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगी. सो दिस इज नोन एज द TIR. सो हमने यहाँ से शुरुआत किया था, लाइट को इंसिडेंस किया था, ये रिफ्रैक्शन हुआ, देन देयर इज सम एंगल कॉल्ड क्रिटिकल एंगल. क्रिटिकल एंगल पे आपने इंसिडेंट किया तो रिफ्रैक्शन एंगल भी बढ़ा है और वो 90 डिग्रीज हो गया है. लेकिन जैसे ही आप अपना एंगल
क्रिटिकल एंगल से इंक्रीज करोगे लाइट वापस उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी. सो दैट फिनोमिनन इज नोन एज द TIR. सो यही इसकी हमने डेफिनेशन ऊपर डिस्कस किया था, और लाइट वापस उसी मीडियम में आ चुकी है. सो दैट इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. So there are some conditions for this TIR. Two important conditions for TIR. So first condition तो यही है कि जो angle of incidence है, it should be greater than critical angle. And second condition, light या object, means we are talking about source of light या object should be in denser medium. वो डेंसर मीडियम में होना चाहिए. सो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. और साथ ही साथ में हम यहाँ पर स्नेल्स लॉ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. एक एक्सप्रेशन राइट कर सकते हैं जिसका इस्तेमाल हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में करते हैं. तो स्नेल्स लॉ का इस्तेमाल कुछ इस तरह से होगा. जब हम बात कर रहे होंगे इस केस की, क्रिटिकल एंगल पे होगा इंसिडेंस. So it is like that. So students, let's suppose this is again that water और ये हमारे पास एयर है. So मान लीजिए लाइट का इंसिडेंस हुआ है क्रिटिकल एंगल पे, I is equal to C and the refraction is along the interface. So this is 90 degrees. So we can use the Snell's law here. एयर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हम डिनोट कर रहे हैं म्यू ए से, वाटर का म्यू डब्ल्यू से. So we use the Snell's law. So Snell's law is basically the angle of incidence, sine of angle of incidence, that is C, multiplied by the refractive index of that medium, so that is mu W, and it is equal to mu air, refractive index of the other one, that is air, so mu air into angle of refraction, that is sine 90. So ये आ जाएगा हमारे पास mu W upon mu air is equal to 1 upon sine C, as mu air is equal to 1. सो यहाँ से सॉरी दैट साइन 90 इज इक्वल टू 1. म्यू एयर हमने लिखा है, म्यू एयर भी वैसे 1 ही है, लाइक रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर. सो बट वी जस्ट राइट इन द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन. सो म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी. इसका मतलब है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर. सो वी कैन ऑल्सो राइट द एक्सप्रेशन लाइक दैट, ए म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी. सो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ जाता है TIR के केस में बाय यूजिंग द स्नेल्स लॉ. और ये हमने तब लिया है जब हम कंडीशन क्रिटिकल एंगल वाली ले रहे हैं, इंसिडेंस एंगल को क्रिटिकल ले रहे हैं. उस टाइम पे रिफ्लेक्शन जो है वो 90 डिग्रीज पे है. सो वी जस्ट यूज दैट, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन व्हेन यू आर गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. सो आई जस्ट होप आपको ये एक्सप्रेशन समझ आया होगा. विद दैट, थैंक यू.